Hello, dear aspirants. Welcome to the Exia IS Academy. तो चलिए देखते हैं 10th मार्च के न्यूज़पेपर में कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थे जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी एनालिसिस है इसमें मैं आपको जो भी टॉपिक रहेगा उसका समरी बताऊंगा और ये कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक से हम कितने चीज़ों को कवर कर सकते हैं जिसका एग्ज़ाम में आने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहता है और जो सिलेबस में देखा गया है और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा गया है। तो पास्ट के जो भी क्वेश्चंस है आपके प्री के हो मेंस के हो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल रहने वाला है फॉर अपकमिंग CSE एग्जामिनेशन। तो CSE में आपका UPSC हो या फिर स्टेट PCS हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कारगर रहेगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया IS अकेडमी का जो एडमिशन है वो ओपन है। आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं और इसमें मैं सभी से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप फाउंडेशनल कोर्स को ही पढ़ें जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कोर्स कवर करते हैं लगभग एक साल में। इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप और 1-to-1 मेंटरशिप में हम आपको आपका जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आप क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं और थ्रू फ़ोन कॉल SMS भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा आपका GS पेपर 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग ऐसे वो सभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अलग स्टडी मटेरियल में रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-4 किताब जैसे आपका अटलास हो गया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, तो वैसे 2-4 आपको मटेरियल खरीदना पड़ सकता है। बाकी हम आपको 100% मटेरियल प्रोवाइड करेंगे GS पेपर 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे के लिए। इसी के साथ जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कराई जाएंगी और इसी के साथ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जैसे आपके DSP हो या फिर टैक्स के कोई ऑफिसर्स हो, ये विजिट करते रहते हैं, तो आप इनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी ले सकेंगे। इसी के साथ हमारा जो कोर्स है वो दोनों ही मोड में अवेलेबल है। जो आसपास है वो ऑफलाइन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं और जो दूर बैठे हैं इंडिया के किसी भी कोने में वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। और इसी के साथ ऑफलाइन जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया है। और फर्दर ये एडमिशन डिटेल्स के लिए फ़ी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 और हमारा जो एडमिशन फ़ीस है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है और आप इसको किश्तों में चुका सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये 10th मार्च का न्यूज़पेपर में था। तो 11th और 12th मार्च को हमारे PM साहब मॉरिशस को विजिट करने वाले थे, उन्होंने विजिट कर लिया है। तो अभी इंडिया मॉरिशस के बीच में एक तो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज कैसा है मॉरिशस के साथ, दूसरा मॉरिशस आपका इंडियन ओशन रीजन में आता है, तो स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो मॉरिशस का जो पोजीशन है, जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से हमारा रिलेशन अच्छा होना मॉरिशस के साथ काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ मॉरिशस के जो 70% पॉपुलेशन है वो आप इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन ही है। तो इस हिसाब से हमारा जो एक रिलेशन होता है डायस्पोरा रिलेटेड वो भी अच्छा है। तीसरा आपका हो गया कि मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, तो उस हिसाब से हम अफ्रीकन यूनियन से भी थ्रू मॉरिशस जुड़ सकते हैं। इसी के साथ जो मॉरिशस में आपने देखा कि 70% लगभग इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, तो मॉरिशस में इतने ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन मॉरिशस में कैसे आए, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री को खंगालना होता है। तो हिस्ट्री जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो मॉरिशस है उसमें भी आपका फ्रेंच ने अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश किया था। फ्रेंच के बाद आपका ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी इस्टेब्लिश किया था और ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस को इंडिपेंडेंस दिया था या फिर इंडिपेंडेंस मिला था मॉरिशस को इन 1968। ओके, दिया था नहीं, एक्चुअली मिला था, लिया था इंडिपेंडेंस। ओके, तो मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला 1968 में। और मॉरिशस का जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है उसमें हमारे जो लीडर्स है उनका भी आपका योगदान है। योगदान मतलब आप कह सकते हैं कि मोटिवेटेड हुए हैं। जैसे आप अफ्रीकन नेशंस को देखें
या फिर आप इवन यूएसए में भी जो आपका सिविल लिबर्टी मूवमेंट हुआ था बाय मार्टिन लूथर किंग, तो उन्होंने भी गांधीयन टैक्टिक्स को अपनाया था। फिर आप नेल्सन मंडेला जी ने भी आपका गांधीयन टैक्टिक्स को अपनाया था। तो इससे अभी क्या होता है, हमें इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप देखिएगा कि ये जो आर्टिकल है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 50 पेजेस इसमें डिवोट किया गया है हमारी टीम की ओर से। तो 50 पेज में ऐसा मत समझिएगा कि पूरा फुल पेज है। जैसे इसको एक पेज आप अगर इसको लिखे A4 पेपर में, तो ये कितना होगा, एक पेज का आपका 4 हिस्से का एक हिस्सा होगा। ओके, तो इसीलिए आपको लग सकता है कि ये 50 पेज है, लेकिन आर्टिकल को लगभग 15 से 20 पेजों में समराइज किया गया है। तो अभी इसमें क्या है, आपको पूरा इसका जो भी डायमेंशन हम कवर कर सकते हैं एक आर्टिकल में, वो कवर किया गया है। तो इसीलिए क्या है, मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स से ये बहुत अनुरोध भी करता हूँ कि आप हमारे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको हमेशा फॉलो कीजिए, डेली फॉलो कीजिए। हमारा जो PDF है उसको फॉलो कीजिए, उससे आपका एग्ज़ाम का पूरा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। किसी ने अगर फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं भी पढ़ा है तो भी इससे आप समझ सकते हैं, और जिसने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है उसके लिए तो ये बहुत ही कारगर रहेगा। तो मैं इसीलिए आप सभी से बहुत आग्रह करता हूँ कि इस चीज़ों को आप इसको डिनाई ना करें, और ये चीज़ें रेगुलरली पढ़ें राउंड द ईयर। देखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिहाज से सभी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो अभी इसमें जब भी हम रिलेशन देखेंगे तो पहला तो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखना होगा। तो इसमें हमने कहा ही है कि कैसे इंडियन डायस्पोरा एक रोल प्ले कर रही है। ओके, और इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे पहुँचा कैसे आपका मॉरिशस में। तो उससे आपको पता लगेगा कि पास्ट में जब ब्रिटिश रूल था मॉरिशस में, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो लेबर शॉर्टेजेस होता था, क्योंकि उस समय आपका टी का, शुगर का कल्टीवेशन बहुत था, तो इसलिए क्या करते थे ब्रिटिशर्स, जो इंडियन पॉपुलेशन थे, स्पेशली आपके बिहार से, यूपी से, MP, इन रीजन से हमारे पॉपुलेशन को इंडेंचर्ड लेबर की तरह ले जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, ये जो भी लेबर थे वो वापस घर वापसी नहीं कर पाते थे, उधर ही रह जाते थे, और उधर रह के उधर हमारा जो डायस्पोरा है वो आज के समय में स्ट्रांग हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशस इज ऑफ इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ओरिजिन है वो स्पेशली उनका रूट कहाँ से है, बिहार से, यूपी से है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो भोजपुरी डायलेक्ट है वो प्रिजर्व हो गया है मॉरिशस में। इसको कहा भी जाता है, बोला जाता है लोगों द्वारा। तो अब मॉरिशस जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया के ही किसी कोने में हैं। और इसी के साथ आपके स्मॉलर कम्युनिटीज़ भी पाई जाती है स्मॉलर नंबर में, तमिल, तेलुगु, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो इसे आप देख सकते हैं कि हमारा एक क्या है, कल्चरल लिंकेज स्टैब्लिश हम कर सकते हैं विथ मॉरिशस। और कल्चरली अगर कोई लिंक होता है तो उसका बॉन्डेज आपका इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए कल्चरल आप इंस्टीट्यूशन भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट दैट प्रमोट्स इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर सिंस 1976। तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। फिर आपका जो मॉरिशस होस्ट दी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट सपोर्टेड बाय इंडिया। फिर इंडियन कल्चरल सेंटर इन मॉरिशस। तो ये कल्चरल रिलेशन को दर्शाता है। तो आने वाले समय में क्या है, आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में इंडिया मॉरिशस रिलेशन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट चैनल भी ओपन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपका DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और इसी के साथ जैसे मैंने बताया, गेटवे टू अफ्रीका, क्योंकि आपका मॉरिशस एक तो इंडियन ओशन रीजन में है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है विद अफ्रीका, और अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका को जोड़ता है, उस यूनियन का भारत एक हिस्सा, मॉरिशस एक हिस्सा भी है। तो उस हिसाब से उस लिहाज से भारत थ्रू मॉरिशस अफ्रीका से जुड़ सकता है। तो अभी सबको ऐसा रहता है कि हम एग्जाम में चीज़ों को कैसे कनेक्ट करेंगे। जब आप इसको डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ेंगे तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए देख ले हैं इसका अगला पर्सपेक्टिव। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ इसमें, ये इकोनॉमिक डायमेंशन भी आप इसको कवर करना होगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
ओके, फिर आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो अभी देखा, फिर ब्लू इकोनॉमी में मैराइन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में आपके स्पेशली फिशरी, मैराइन रिसर्च, टूरिज्म, इन चीज़ों में, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर इसका अगर आप सिक्योरिटी डायमेंशन देखें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेवल कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इन दिशाओं में भी, इन एस्पेक्ट में भी ये चीज़ें काम में आएंगी। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन फॉर इंडिया। तो अभी आप क्या है, आप देखिए कि इसमें मॉरिशस का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप मॉरिशस के बारे में जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपको इंडियन ओशन का इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा। तो आपने पढ़ा तो इंडिया मॉरिशस के बारे में था, लेकिन ओवरऑल इंडियन ओशन के बारे में भी तो पढ़ा था। तो इससे ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से पढ़ना होता है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखते हैं अगला। फिर एथिकल कंसिडरेशन भी है, हम डेवलपमेंट असिस्टेंस भी देते हैं मॉरिशस को, क्योंकि मॉरिशस काफी छोटा देश है। फिर हम रेस्पेक्ट करते हैं मॉरिशस की सोवरेनिटी को, क्योंकि छोटा देश है, हम चाहे तो उनके ऊपर अपना डोमिनेंस भी जता सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि वी रेस्पेक्ट फॉर अदर्स सोवरेनिटी, जो हमारा आर्टिकल 51 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायस्पोरा एंगेजमेंट, जो ऑलरेडी हमने देखा है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला कोई पर्सपेक्टिव है क्या। तो इसमें आप देख सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है और मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है। तो पोटेंशियल ऐसे टॉपिक कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में दिया है। फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं इसका, इसी के साथ एक मॉडल आंसर भी है, इसको आप देखिएगा कि ऐसा पूछा जा सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया मॉरिशस रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन। तो क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया मॉरिशस रिलेशन का? एक तो मॉरिशस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम मैरीटाइम सर्विलियंस बढ़ा सकते हैं कोऑपरेट करके विथ मॉरिशस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में, काउंटर कर सकते हैं चाइना को, जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ा है इंडियन ओशन रीजन में। फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, आप रीजनल स्टेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। फिर आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जिसमें आपका श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, इंडिया, बांग्लादेश, ये सभी देश क्या करते हैं, आपका इंडियन ओशन रीजन का सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं पायरेसी से, टेररिज्म से। ओके, नेक्स्ट आप इकोनॉमिक टाइज, इसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो देखा कि आपने ये 250 वर्ड्स के लिए हमने ये पॉइंट्स आपको दिए हैं, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं अपनी ओर से। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ये इसी के बारे में है, ये जो आर्टिकल है इंडिया मॉरिशस रिलेशन, लेकिन इसी के साथ क्या है आपका, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको मॉरिशस के फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ के देखा गया है। तो इसमें हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है, तो अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सभी चीज़ें कवर नहीं की जाती है। जैसे इंडिया मॉरिशस के बीच में जो फ्रीडम स्ट्रगल जब हमने किया था दोनों देशों ने अपने अपने ओर से अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने कैसा रोल प्ले किया था, वो सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक किताब है द इंडियन स्ट्रगल, तो इसको 2 पार्ट्स में हिस्टोरिकल एनालिसिस किया गया है। एक तो आपका 1920 से लेके 34 तक और 35 से लेके 42 तक। तो इसमें अभी एक चीज़ और देखनी ज़रूरी हो जाती है कि ये जो टाइम फ्रेम है 1920 से लेकर 1942 तक, इस बीच आपका जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। स्ट्रगल में भी एक गांधीयन आइडियोलॉजी काम कर रहा था और एक तरफ आपका एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी भी काम कर रहा था। तो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सब तो हम देखते ही हैं। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं, और वो कैसे आपका डिफरेंट था देन गांधीयन पर्सपेक्टिव, गांधी जी के पर्सपेक्टिव से, वो भी हमें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं मॉरिशस से हम कहाँ पहुँच गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पहुँच गए, फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का जो स्टोरी है वो इंडिया का मॉरिशस से जुड़ा हुआ है। और उसी के बाद आपका जब हम उस फ्रीडम स्ट्रगल को देख ही रहे हैं, तो इसके साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें कौन सी डिफरेंट आइडियोलॉजीज वर्क कर रही थी, डिफरेंट लीडर कैसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे थे। ओके,
तो इसमें आइडियोलॉजी के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन क्या है इस टॉपिक का, वो भी इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, फिर आपको इसमें मैं क्या बता सकता हूँ नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो अभी इसके साथ हाँ, और एक पॉइंट है कि हम जब गांधी जी को पढ़ते हैं और जब सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ते हैं, तो इनका सिर्फ हमें फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं देखना होता है कि इन्होंने कैसे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। इसी के साथ इन्होंने जब स्ट्रगल किया था, इनकी खुद की आइडियोलॉजी थी, इनके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज थी। वो क्वालिटीज सिविल सर्वेंट को कैसे मदद कर सकती है सोसाइटी में रोल प्ले करने से। हम कैसे जो भी सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप कल आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, या फिर अपने स्टेट पीसीएस में आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो उन जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी क्वालिटीज है, उनको कैसे आप काम में लगा सकते हैं, उस रिगार्डिंग भी एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एथिक्स में। एथिक्स के सिलेबस में ही मेंशन है। तो जो भी पर्सनालिटीज है, उनके क्वालिटीज भी आपको अभी डिफरेंट, आपको क्वालिटी अलग से नहीं पढ़ना है। आपको क्वालिटीज जब पढ़ेंगे, इसी में आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन करना है। जैसे आप गांधी जी से एक क्वालिटी पा सकते हैं, क्या, करेज। सुभाष चंद्र बोस जी से भी एक क्वालिटी आप पा सकते हैं, वो क्या है, करेज। एक आप वायलेंट मेथड से करेज, एक नॉन वायलेंट मेथड से करेज। तो इन चीज़ों को आपको समझना होता है। फिर कैसे दोनों ही लीडर्स ने आपके सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, गांधी जी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था कि सबका उदय होना है। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है कि जो अंत में है उसका भी उदय होना पड़ेगा। और उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि सोशलिस्टिक पैटर्न में देश का डेवलप होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में आपका सोशल इक्वालिटी और जस्टिस बना रहे, इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस बना रहे। तो इन चीज़ों को आप क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझना होता है। फिर आपको समझना होता है एक दूसरा पर्सपेक्टिव। ओके, तो अभी तक हमने 2-3 पर्सपेक्टिव देखे। अगला पर्सपेक्टिव देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैंने जैसे बताया था आपको, इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। अभी बहुत लोग कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पूछा गया है। फिर ये भी पूछा गया है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो डिफरेंट नेशन से कैसे इंस्पायर हुआ था। तो फॉर एग्जांपल आपका यूएसए का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, उससे हमने कैसे आपकी प्रेरणा ली। फिर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 1789, उससे हमने कैसे प्रेरणा ली। फिर जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917, उससे हमें कैसे प्रेरणा मिली। तो इन चीज़ों को आपको कैसे समझ में आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के जरिए, जो हम आपको इसमें कवर करके दे रहे हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पढ़ते हैं। तो 1833 में जब स्लेवरी का एवोल्यूशन कर दिया गया था, तो लेबर शॉर्टेजेस हो गया था, लेबर का डिमांड राइज होने लगा था, और हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग काम के तलाश में थे। तो वो अब्रॉड जाने के लिए भी राजी थे किसी भी हाल में, ताकि वो अपना जो फेमाइन का कंडीशन है, पॉवर्टी का कंडीशन है, उससे ओवरकम कर सके। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना होता है कि अभी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की वजह से इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर स्लेवरी एबॉलिश नहीं होता तो इंडेंचर्ड लेबर नहीं आता, और आज जो आप इतना डायस्पोरा देख रहे हैं मॉरिशस में, वो नहीं होता। तो रिलेशन कुछ और ही होता, समझ रहे हैं ना। तो वैसे आपको चीज़ें समझनी होती है। ओके, तो मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ, जैसे 3 इडियट में कहते हैं ना कि आप इस चीज़ों को तो खुद पढ़ के भी समझ सकेंगे, लेकिन इसको समझना कैसे है वो ज़रूरी है। ओके, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसको समझना कैसे है। बाकी ये सिंपल चीज़ें हैं, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ और एक रीज़न ये भी है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा था, आपका मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज़ की जाने लगी थी आपके कॉलोनीज़ में, मॉरिशस में, इंडिया में, श्रीलंका में। तो इसीलिए अब श्रीलंका में भी जो हमारा इंडिया का तमिलियन पॉपुलेशन है, तमिलियन डायस्पोरा बहुत देखेंगे आप। मतलब इंडियन डायस्पोरा के अंदर जो तमिलियन पीपल है, श्रीलंका में बहुत सारा देखेंगे आप। जो जाफना प्रोविंस है, उसमें तमिलियन पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। तो उसी को लेके आपका सिविल वॉर भी छिड़ चुका है श्रीलंका में। तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना होता है, तभी आप क्या है, चीज़ों को हॉलिस्टिकली समझ पाते हैं, बिना बैकग्राउंड जाने।
ओके, आप वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा किसी भी एक चीज़ का, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होगा, ओके, फिर उसका एथिकल कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये सभी कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है। एक चीज़ में ये सभी चीज़ें रहती हैं, एक टॉपिक में ये सभी चीज़ों को आपको समझना होता है, हॉलिस्टिकली चीज़ों को कवर करना हो। तो कंडीशन ऑफ लेबर क्या था? बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था उनका, बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उनको। घर भी वापस नहीं आ पाए, वो वहीं बस बस गए। फिर आपका सोशल डिसरप्शन भी हुआ। सोशल डिसरप्शन में उनका जो कल्चर था, उनका जो लैंग्वेज था, वो बहुत हद तक उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन एक ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना कल्चर और लैंग्वेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए आज मॉरिशस में क्या है, भोजपुरी चलता है। उन्होंने एडजस्ट कर लिया उधर, ओके, और अपना जो आइडेंटिटी था उनको उसको नहीं छोड़ा। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, इसका एथिकल पर्सपेक्टिव दिखाया गया है इंडेंचर्ड लेबर का, कि इंडेंचर्ड लेबर में क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ब्रिटिशर्स का एक, कॉलोनियल रूलर्स का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए था कि ठीक है, उनको काम करवा रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। सिर्फ उनको मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। तो जस्टिस नहीं था उनके लिए, रिड्रेसल नहीं था। तो ये सभी पॉइंट में आप देख सकते हैं। इसीलिए आपको ये टेम्पलेट्स समझना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ओके, अच्छा, ये अगला जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, इंडिया मॉरिशस रिलेशन से ही हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, कि अभी मॉरिशस आपके इंडियन ओशन में है। तो ओशन में होते ही, या फिर कोई भी कंट्री जब ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, तो उनका बॉर्डर कितने दूर तक रहेगा। जैसे 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, फिर आपके 24 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, फिर 200 नॉटिकल माइल। ओके, तो 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर, फिर आपके फर्दर 24 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, वो होगा आपका कॉन्टिजियस जोन, और 200 नॉटिकल माइल तक होगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भी आपके डिफाइन करती है EEZ या फिर टेरिटोरियल वाटर, तो ये कौन से कन्वेंशन के तहत किया जाता है। 1982 का जो UN क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो अभी इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जब ये रिलेशन हम देख रहे हैं और इंडियन ओशन को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हम इसको कवर कर लेंगे साथ ही। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की गई है कि आपका कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। EEZ में क्या होता है, एक देश का, एक देश, उसमें जो भी फिशिंग है, ऑफशोर ऑयल है, गैस है, वो सभी चीज़, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, देश को एक आपका स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है, और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंश्योर मदद करता है, एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी रहेगा। बाकी सभी चीज़ें इसमें SDG गोल को भी आपका क्या है, लिंक कर दिया गया है, कि SDG जो गोल नंबर 14 है, वो लाइफ बिलो वाटर के बारे में कहता है। वाटर के बाद जो गोल 15 है, वो आपका लैंड पार्ट में जो हमारा वाइल्ड फ्लोरा फोना है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात कहता है। तो इसको क्या है, आप SDG 14 से भी लिंक कर सकते हैं। एग्जाम में भी ये लिंकिंग करेंगे तो अच्छा होगा, हॉलिस्टिक आंसर होगा आपका। ओके, तो बाकी इसमें EEZ के बारे में सभी चीज़ें मेंशन की गई है। UN क्लॉज क्या है, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल इसमें दिया गया है। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक है बेस लाइन से। फिर आपका कॉन्टेजियस जोन 24 नॉटिकल माइल तक है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है। और ये 3 जोन में कौन कौन से राइट्स रहते हैं, वो सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। ओके, फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, तो ये सभी चीज़ें भी जाननी होती है। ओके, 200 नॉटिकल माइल के बाद क्या होता है, हाई सीज आ जाता है, जिसमें सभी का राइट्स रहता है, फ्री नेविगेशन होता है। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी। तो प्रिंसिपल क्या है UN क्लॉज का, ये भी पूछा जा सकता है कि एक देश की सॉवरेनिटी कहाँ तक रहेगी, ये डिसाइड कौन करती है, UN क्लॉज, जो कन्वेंशन है सी के ऊपर। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें आप यहाँ तक 50 पेज है, इस यहाँ तक।
लेकिन इसमें हमने एक आर्टिकल से कम भी इसका 5 डायमेंशन को एक्सप्लोर किया है। अभी इससे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सिर्फ इंडिया मॉरिशस ही नहीं, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सॉल्व करने में मदद होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो इंडियन करेंसी है उसको कैसे काउंटर फेटिंग से रोका जा सके, मतलब जाली नोट जो बनाते हैं उसी को कहा जाता है काउंटर फेटिंग। तो काउंटर फेटिंग से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे नोट्स को और आपका इस तरीके से बनाया जा सकता है कि इसको काउंटरफीट नहीं किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है। ओवरऑल एग्ज़ाम के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, इसमें कहीं मेंशन कर दिया गया है। जस्ट अ मिनट। इसमें लिखा है, डू नॉट मेमोराइज केमिकल फॉर्मूलाज, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज द एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, द फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, किसी भी टेक्नोलॉजी का आपका उसका जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो नहीं पूछेंगी, उसका सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट ही पूछा जाएगा। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग आपको नहीं पूछा जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करके गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, हेल्थ डेटा का रिकॉर्ड कैसे रखा जा सकता है, कैसे लैंड जो रिकॉर्ड्स है वो मैनेज कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी पूरा इसका प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जाएगा, इसका हार्डवेयर नहीं पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग में, या एजुकेशन में, या हेल्थ में, या गवर्नेंस में, या फिर आईआर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर इसका क्या आपका नेगेटिविटीज़ है, क्या चैलेंजेस है, वो सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब पढ़े तो आप किसी चीज़ों में ऐसे ना उलझ जाए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन देने को तो हम आपको सब दे रहे हैं, लेकिन ये भी कॉशन दे रहे हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेशली बात किया गया है। ओके, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी जो इंक डेवलप कर रही है उससे कैसे काउंटरफेटिंग से बचा जा सकता है, और काउंटरफेटिंग से अगर नहीं बचा गया तो क्या होगा, हमारा जो करेंसी है उससे पीपल का जो ट्रस्ट है वो इरोड होगा, और ट्रस्ट इरोड होते ही ये हमें क्या करेगा, हमारा इकोनॉमी को डाउन टर्न में ले जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमको करेंसी को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ स्कैमर्स यूज जेनरेटिव एआई। तो जेनरेटिव एआई से क्या होता है, आपका फेस को क्लोनिंग कर लेना, फिर फेक वीडियोस बना लेना जो आपको ओरिजिनल की तरह ही लगेंगी। फेस क्लोनिंग, फोटो क्लोनिंग, वीडियो बना लेना, फेक वीडियोस। तो उसके ज़रिए कैसे स्कैमर्स क्या करते हैं, एआई का इस्तेमाल करके लोगों को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो या मेंटली हो। तो उसी के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी एआई का यूजफुलनेस जैसे हम देख सकते हैं डिफरेंट फील्ड में, उसी तरह से क्या है, इसका आपका चैलेंजेस भी देखा जा सकता है, इसका डीमेरिट्स भी देखा जा सकता है कि एआई जैसे सहूलियत दे रही है गवर्नेंस में, हेल्थ में, वैसे ही ये सहूलियत दे रही है जो क्रिमिनल्स है उनको भी, जो स्कैमर्स है उनको भी। तो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है और सिंपल लैंग्वेज में सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। पहला तो इसका इस्तेमाल दिखाया गया है गवर्नेंस में, आईआर में। फिर कैसे इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा था कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका एक मॉर्फ वीडियो निकला था। तो ये सभी चीज़ें क्या कर सकती है, आपके गवर्नेंस में, पॉलिटी में, आईआर में इम्पैक्ट डाल सकती है। फिर कुछ रश्मिका मंदाना जी का भी फेक वीडियो जो वायरल हुआ था। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एआई जनरेटेड है। ओके, इससे लोगों का इमेज जो है वो भी टार्निश किया जा सकता है। तो इसमें सभी एस्पेक्ट को निचोड़ इसका रखा गया है और कैसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिफरेंट पेपर पर्सपेक्टिव, GS4, GS3, GS2, GS1, ये तीनों लिंकेजेस इसमें दिया गया है। और इसको मैं बारीकी से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एआई के ऊपर आज हमें लगभग 2.5 महीने होने को है, और इस 2.5 महीने में ओके लगभग 70-80 दिनों में हमने कम से कम भी एआई को 15 टाइम्स कवर किया है।
क्योंकि एआई अभी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वुमेन एक थीम है, एनवायरनमेंट एक थीम है, ओके, फिर आपका फेडरलिज्म एक थीम हो गया। तो इसी तरह से क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर एआई एक थीम हो गया, एआई के ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, टेक्नोलॉजी के अंदर एआई एक सब थीम हो गया, ब्लॉकचेन है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज डाइंग, एमर्जिंग ऑर्डर इज स्कैरी। तो अभी क्या होता है, एक श्रृंखला रहता है वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं कि एक समय में पैक्स ब्रिटेनिका था। तो पैक्स ब्रिटेनिका मतलब क्या, ब्रिटेन का आपका प्रभुत्व था, डोमिनेंस था। तो वो डोमिनेंस खत्म हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका कोल्ड वॉर चालू हो गया 45 से लेके 1991 तक। तो इसमें आपका देख सकते हैं कि यूएसए, यूएसएसआर, इन दोनों ने वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखा था। फिर 1991 के बाद आपका क्या हुआ, पैक्स अमेरिका आ गया। पैक्स अमेरिका मतलब अभी अमेरिका का डोमिनेंस था, क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। तो यूनिपोलर क्या होता है, जब एक पावरफुल देश का डोमिनेंस रहता है वर्ल्ड ऑर्डर में। बाइपोलर हो गया जब दो कंट्री का, जैसे कोल्ड वॉर में हम देख सकते हैं यूएसए, यूएसएसआर। और मल्टीपोलर हो गया जब बहुत सारी देशें क्या करेंगी, वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। वर्ल्ड में उनका क्या रहेगा, सभी का आपका से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के समय पे आप कह सकते हैं, करंट समय पे, कि यूएसए भी पावरफुल है, चाइना भी पावरफुल है, इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सिचुएशन है अभी के समय पे। तो इसमें डेवलप नेशन और एमर्जिंग इकोनॉमीज आप देख सकते हैं। तो कैसे आज के समय पे यूएसए का जो आपका डोमिनेंस है, चाइना उसको चैलेंज कर रहा है। तो एक तरह का अभी आप नया कोल्ड वॉर भी देख सकते हैं कि चाइना यूएसए दोनों ही एक क्या है, अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर में उतर गए हैं। तो इसको पहले आपको समझना होता है कि ओल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो कैसा था और अभी कैसा है। तो इसमें अभी जो एमर्जिंग ऑर्डर है ये थोड़ा स्कैरी बता रहा है। क्यों स्कैरी बता रहा है, क्योंकि अमेरिका जो था, जो रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में, उसने अभी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ध्यान दिया है। और जो क्या कर रहा है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे विड्रॉ कर रहा है, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है या फिर डब्ल्यूएचओ है, ओके, तो बाकी डब्ल्यूटीओ है। तो ये सभी चीजों में एक आप स्टॉल देख सकते हैं, एक रुकावट सी आ गई है। तो अभी ये जो वैकम क्रिएट हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि आप देखिए आपका घर में एक ऑर्डर रहता है कि नहीं, एक श्रृंखला रहती है। तो उस श्रृंखला को कौन बजाय रखता है, आपके फादर हो या फिर ग्रैंडफादर हो या फिर मदर भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा एक सिचुएशन आ जाए कि किसी का नहीं चलता है, सबका चलता है, तो उससे क्या होता है, एक कैओटिक सिचुएशन आ जाता है, एक स्कैरी माहौल बन जाता है कि कोई किसी का नहीं सुनता है, पूरा केओस है घर में, जिसका मन जाए, जो जैसे मन चाहे वैसे कर रहा है। कोई आपका दिन दिन भर घर में नहीं है, रात को नहीं आता है, कोई पी के आ जाता है, घर में अनपीसफुल कंडीशन बना के रखा है। तो वैसा ही एक सिचुएशन आप कल्पना कर सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, कि जब डेवलप नेशन रहती है तो वो क्या करते हैं, एक पावरफुल नेशन वो वर्ल्ड को नो डाउट डोमिनेट तो करता है, लेकिन एक ऑर्डर भी बनाए रखता है, chaotic सिचुएशन कम होता है, एनआरकी कम होती है। एनआरकी मतलब लॉलेसनेस। तो अभी के समय पे अमेरिका ये रोल प्ले कर रहा था 1991 के बाद, लेकिन करेंटली देखें तो अमेरिका उससे विड्रॉ कर रहा है। तो ये चीजें अभी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस है, ओके, या फिर इसराइल हमास के अंदर जो क्राइसिस है, ओके, फिर चाइना इंडिया के बीच में जो ट्रेड वार का एक क्राइसिस है। तो इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई एक जो गार्जियन टाइप का देश होता है, वो गार्जियन का रोल प्ले करता है। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्डर बना रहता है, लेकिन अभी ऑर्डर थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो ये कैसा होगा, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। प्रोटेक्शनिज्म, इंपेरियलिज्म, ओके, ये सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें सभी चीजें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपका अबाउट जो ट्रम्प साहब है, उनके जो पॉलिसीज है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसमें दिखाया गया है। ओके, तो आपका जो अभी हमने देखा कि एक शिफ्ट देखा जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें जो थॉमस कुहन साहब है, उनका जो पैराडाइम शिफ्ट है, उसके जरिए इसको समझाने की कोशिश की गई है कि अब जो हिस्ट्री है, मैंने जब जैसे अभी आपको बताया कि एक शिफ्ट हिस्ट्री में देखा जाता है कि एक समय में आपका
पैक्स ब्रिटानिका था, उसके बाद पैक्स अमेरिका आया और अभी पैक्स सिनेका आ सकता है, मतलब चाइना का डोमिनेंस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2050 तक चाइना डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को। तो उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है और ये भी कहा गया है कि ये कोई नई बात नहीं है। डोमिनेंस जो बना हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, पास्ट में भी हमने देखा है कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके शिफ्ट्स देखे गए हैं, शिफ्ट हुआ है पावर डायनेमिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। फिर इसमें थूसीडाइड्स, तो ये आपके थॉमस कोहन साहब या फिर थूसीडाइड, ये आपके पॉलिटिकल थिंकर्स है। तो अभी थूसीडाइड्स, उनका जो रियलिज्म है वो क्या कहता है कि एक पावर डायनेमिक्स जो है वो डिक्टेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन को, कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो डोमिनेट करेगा। तो उसी एंगल को इसमें दिखाया गया है। तो ये अगला जो आर्टिकल था और ये जो पिछला आर्टिकल है, ये दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, जो थॉट है, वो सेम है। ये इसी का थोड़ा अच्छा वर्जन है, मतलब विथ आपके थिंकर्स, रिनाउंड जो थिंकर्स है उसके जरिए इसको समझाया गया है। तो रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे काम करता है, जो थुसीडाइड साहब ने दिया था, या फिर मैकियावेली ने भी रियलिज्म के ऊपर बात किया है, निकोलो मैकियावेली ने, उनके द प्रिंस नामक किताब में। कि आप देख सकते हैं कि रियलिज्म में क्या होता है, एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान देता है। जैसे ब्रिटेन क्या करता था, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने पूरा कॉलोनी फैलाया, अपने पूरा विश्व में डिफरेंट रीजन को एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब कोल्ड वार आया, कोल्ड वार के समय में अमेरिका ने चाहा कि उनका कैपिटलिज्म पूरे विश्व में फैले, उनसे उनका वर्चस्व बना रहेगा। तो फिर यूएसएसआर ने चाहा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म फैले, जिससे उनका वर्चस्व बना रहेगा। और अभी के समय पे आप चाइना का जो डोमिनेंस है वो देख सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए हो, या फिर जो मैरीटाइम डोमिनेंस है। तो ये सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है कि कैसे हम आपका जो गारमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके जरिए हमारा इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। क्योंकि गारमेंट्स के ऊपर या फिर टेक्सटाइल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका टैरिफ है वो कम लगाया जाता है। तो इसीलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, आज के समय पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में हम ध्यान दे सकते हैं। और इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा हमने रिसेंटली, कि जो एक आपका लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग नेशन में तब्दील हो गया है, तो इसका मेन रीजन है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये आर्टिकल में अमिताभ कांत साहब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक क्या हो गया, आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग दोनों को लिंक करता है। तो टेक्सटाइल का अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरिस्ट भी क्या करेंगे, कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। फिर टेक्सटाइल सेक्टर जब बूम करेंगी तो उसमें आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और स्पेशली वुमेन का एम्पावरमेंट इंश्योर किया जा सकेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या है, इंडियन टेक्सटाइल्स का डिमांड भी है। तो इसीलिए क्या है, हमें टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम है, उसको दूर कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और क्या स्कीम लिए गए हैं वो भी इसमें दिया गया है, जिससे PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, PM मित्रा पार्क्स है। तो ये सभी चीज़ें दिखाई गई है। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो टेक्निकल टेक्सटाइल अलग चीज़ हो गया। ऐसे नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं, लेकिन आप जब एक बुलेट प्रूफ पहनता है पुलिस हो या फिर मिलिट्री हो, तो वो आपका टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया। बुलेट प्रूफ, फिशिंग नेट, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल में आते हैं। तो इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल में पीछे है, तो हम टेक्निकल टेक्सटाइल को भी डेवलप कर सकते हैं। इससे भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है विथ डिफरेंट लिंकेजेस। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सेंटर का पैनल ने 23 पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टेट रेडी किया है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2023-24 का, और जो बजट है 24-25 का, उसमें डीरेगुलेशन के बारे में मेंशन किया गया है।
और डीरेगुलेशन के साथ ही आपका स्टेट लेवल में कैसे, क्योंकि स्टेट लेवल में आपका लैंड का जो सब्जेक्ट है स्टेट लेवल में है और जो लेबर है कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इन चीज़ों को सुधारना होगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीज़ों में जब ईज आएगा तभी क्या है, हमारा बिजनेस डेवलप कर सकता है। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट है उसमें जो भी लैंड रिलेटेड लॉ है, लेबर रिलेटेड लॉ है, ओके, ये सभी में क्या है आपके बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, जिसकी वजह से क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो सेंटर क्या कर रही है, 23 पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिसेस रेडी कर रही है फॉर स्टेट। तो इन 23 पॉइंट में जब सुधार लाया जाएगा तो डीरेगुलेशन होगा, और डीरेगुलेशन होते ही ईज ऑफ बिजनेस आएगा। इसमें डीरेगुलेशन के बारे में लिखा है, डीरेगुलेशन टू ईज रूल ऑफ फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जो रूल्स है उसमें ईज लाना पड़ेगा, सहूलियत लानी पड़ेगी, और उसके लिए डीरेगुलेशन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं डीरेगुलेशन के ऊपर भी हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, क्योंकि रेगुलेशन ओवर होने की वजह से ही आपका हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी छोटा मोटा शहर में आप एक दुकान खोलने जाइए, आपको ट्रेड लाइसेंस निकालने में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। आप एक ट्रेड, आप जैसे ग्रोसरी का शॉप खोल रहे हैं तो उसमें ट्रेड लाइसेंस के बाद आपका फूड सेफ्टी के लिए लाइसेंस, फूड सेफ्टी के बाद आपका लेबर लाइसेंस, तो ये सभी चीज़ों का ज़रूरत होता है। इसके उपरांत भी आपका अगर रेस्टोरेंट हुआ तो उसमें आपका ट्रेड लाइसेंस, फिर फूड सेफ्टी, फिर आपका लेबर के लिए, फिर आपका फायर सेफ्टी, तो कितने सारे लाइसेंसेस की ज़रूरत है। तो इन लाइसेंस को ऐसा नहीं है कि नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या किया जाए, ईज ऑफ रूल किया जाए। जैसे कि आपका सिंगल प्लेटफॉर्म हो जिसमें आप क्या ओपन करना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के लिए जो भी लाइसेंसिंग है वो एक ही बार में आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएंगे, विदाउट फेसिंग एनी ऑफिस। तो फेसलेस होगा, कैशलेस होगा, तो चीज़ों में क्या होगा, आपका डीरेगुलेशन आएगा, और जो ब्यूरोक्रेटिक हार्डल है, जो रेड टेपिज्म है, वो कम हो जाएगा। और उससे क्या है, हमारी जो बिजनेस है वो चाहे छोटा एक आपका दुकानदार हो या फिर एक बड़ा अंबानी जैसा बिजनेसमैन हो, सभी को सहूलियत रहेगी बिजनेस करने में, और उसी से तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा। तो डीरेगुलेशन एक काफ़ी चर्चित मुद्दा है और ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और ध्यान रखिएगा, इसमें हमने पास्ट में भी आपको बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं, और इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज जो बजट है करेंट, उसका रेफरेंस में ये आंसर लिखिएगा कि बजट में ऐसा कहा गया, इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कहा गया, तो आपका जो आंसर का क्रेडिबिलिटी है वो बहुत दूर तक इन्हेंस हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी डीरेगुलेशन के बारे में मेंशन किया था। फिर आपके जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन जी, उन्होंने भी मेंशन किया था, तो इनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं आपने पढ़ा तो इनका नाम आप, और आपको ध्यान कैसे रहेगा इन चीज़ों का, क्योंकि जो व्यक्ति आपके इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जैसे आरबीआई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे आरबीआई से जुड़ा हुआ है, सुब्रमण्यम साहब इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो इनसे आपको ध्यान रह जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, ये इन्होंने इस चीज को कहा था, तो उसको आप मेंशन कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग मांडव नेशनल पार्क। ओके, तो अभी सॉरी नॉट मांडव, माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क जो है एमपी का, उसको इंडिया का 58 नेशनल आपका टाइगर सॉरी नॉट नेशनल टाइगर रिजर्व के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो अभी टोटल टाइगर रिजर्व 58 हो गए। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, और करेंट टाइगर पॉपुलेशन कितना है, टाइगर जो सेंसस होता है वो कितने सालों में होता है, कौन उसको कंडक्ट करता है, तो वो सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें पूरा जर्नी दिखाया गया है कि 69 में आपका जो वाइल्ड कैट का स्कीम है उसका एक्सपोर्ट में बैन लगाया गया। फिर 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एज वेल एज जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है उसके प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करता है। तो इसी लॉ के तहत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी बनाए जाते हैं। फिर 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, और इसी के साथ आप एक चीज और भी जोड़ सकते हैं कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, एलिफेंट के पॉपुलेशन को, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर 2006 में आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया एनटीसीए को फॉर्म करने के लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को फॉर्म करने के लिए।
एंड आपका जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसको फॉर्म करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रखनी होती है। तो अभी टाइगर रिजर्व अगर स्टेट वाइज देखें उसका लिस्ट भी दिया है, एमपी में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, और बाकी जो स्टेट पीसीएस देंगे उनको भी ध्यान रखना होगा कि उनके अपने स्टेट में कितने हैं। एमपीपीएससी के लिए आपको ज़रूरत हो सकती है, फिर आपके कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ये जो डिटेल्स है इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, बाकी इसमें जो भी आपका कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया, तो कोर एरिया क्या होता है, जो मेन एरिया है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, जिसमें आपका एनिमल्स को शांति से रहने का एक अधिकार दिया जाता है। फिर बफर एरिया में क्या है आपका, इसमें भी रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज दिया जाता है, करने को दिया जाता है। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एआई के बारे में बात करता है कि हमारा खुद का फाउंडेशनल एआई मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटोरी, और इसमें जो भी पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ओके, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, और आपके लगभग 19-20 हज़ार डिफरेंट डायलेक्ट बोले जाते हैं। ओके, आपको लगेगा कि 20 हज़ार इतना ज़्यादा लैंग्वेज कैसे हो सकता है। तो एक जो लैंग्वेज होता है उसका डिफरेंट और आपका फॉर्म या फिर वर्जन भी देखा जाता है। जैसे अभी आसाम में आसामीज का भी आप अगर देखें तो डिफरेंट आपका इसका फॉर्म देखा जाता है। ओके, अपर असम में हो, लोअर असम में हो, तो उस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट आपके हमारे यहाँ पे डायलेक्ट है या फिर लैंग्वेजेस है। तो ये डिफरेंट जो डायलेक्ट है, जो लैंग्वेज है, इनको इनके लिए हमें अपना खुद का एआई डेवलप करना है, ताकि हमारा जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है उसको हम कैटर कर सके थ्रू एआई। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो एआई कोशा कल हमने डिस्कस किया था, परसों भी एआई कोशा डिस्कस किया था। तो उसी तरह से क्या है, आपको ये आर्टिकल मदद करेगा चीज़ों को समझने के लिए कि हमें अपना खुद का एआई डेवलप करना है। हमें जो चाइनीज़ एआई है या फिर जो यूएसए के एआई है, तो ये उनके कल्चर के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उनके नॉलेज के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे कल्चर को, हमारे जो नॉलेज है उसको नहीं दर्शाता है। तो इसीलिए क्या है, हमें अपना खुद का एआई डेवलप करना है। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और एआई डेवलप करते ही आपको पता ही है कि ये सभी चीज़ें क्या करेंगे, आपको गवर्नेंस में, हेल्थ में, ओके, एजुकेशन में, डिफरेंट फील्ड में कैसे मदद करेंगे और कैसे इसका एथिकल इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर के लिए, कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एंश्योर कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो एलसीए मैक 1A है, उसका जो आपका ढांचा होता है उसको प्राइवेट सेक्टर ने तैयार किया है, और जो हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको सौंप दिया है। तो इससे अभी इसमें एक बात ये पता चल रहा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए पीपीपी मॉडल को कैसे आपका एक्सप्लोर कर रहा है और कौन सी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो जब डिफेंस में हम आपका सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे एक तो डिफेंस सेक्टर में, ओके, वो चाहे आपका नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, उसमें एक हमें आत्मनिर्भरशीलता प्राप्त होगी। और सेकेंडली हमारा इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, क्योंकि हमें जो हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो हम देश के अंदर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे देशों में रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो एक हमें स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगा, एक एज मिलेगा इससे, और फिर हमें हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। फिर टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड में जो हमारा स्टेटस है वो उसका ग्रोथ होगा, और फिर हम एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी को अर्न कर पाएंगे। तो बहुत सारी इसमें बेनिफिट देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यही आज का डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। तो ये 10 मार्च का था, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पेंडिंग एनालिसिस है आज के अंदर कवर कर पाऊँ। तो आज होली है, तो मैं भूल ही गया आप सभी को बधाई देने के लिए। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो सेफली होली खेलिएगा आप सभी।
और एंजॉय कीजिए, और साथ में पढ़ना भी मत भूलिएगा। दिन भर एंजॉय करके शाम को थोड़ा सा होने से भी आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आप इतने बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर से मिलूंगा आपका डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए अलविदा।